बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का हतमी प्लान तैयार कर लिया है। इसहाक डार साहब ने भी सेनेट इजलास में वाज़ेह किया कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं और अब दीगर इत्तेहादियों को भी लाएंगे। जबकि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का हतमी प्लान तैयार कर लिया है, जबकि अपोजिशन ने कहा है कि वो इस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत किस तरह से अपोजिशन को जो है इत्मीनान में लेने जा रही है? नहीं देखें जी, पहली बात तो ये कि इस महीने नहीं, मेरा ख्याल है अगले 10-15 रोज में, 10 रोज में शायद ये तरमीम जो है ये पास हो जाएं। 27वीं सही। जो तरमीम है इसकी जो सारी शिकें हैं वो पास हो जाएं। जी। कुछ मामलात ऐसे होंगे जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो उसके लिए यकीनन उसके तहफ़्फ़ुज़ात वो उठाएंगे अपनी तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद ये होगा कि कुछ मामलात वो कहेंगे कि हम राजी हो गए हैं इस पे, कुछ पे वो राजी नहीं होंगे, कुछ पे वो कर कर आके, और ये तरमीम जो है ये पास हो जाएगी। सही। 65 अरकान का दावा कर रही है हुकूमत के, उनके पास है। वैसे तो 61 सेनेट में बनते हैं, लेकिन जी। ये है कि वो 64 चाहिए ज्यादा, वो कह रहे हैं 65 है हमारे पास, तो ये 3-4 अरकान कहाँ से दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो तरामीम है ये जी। इनमें से कोई भी हुकूमत ये जो अरेंजमेंट में मौजूद शख्सियात हैं, वो उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है सही। इन तरमीम पे, और उनको ज़्यादा इल्म भी नहीं है इन तरमीम का। और वो जो है वो बस एक मुसवदा तैयार हो रहा है, और वो अपनी तरफ से सारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई ऐसी बात हो जो उनके काम की निकले, लेकिन उनके काम की इसमें कोई बात है नहीं। सही। और उसमें ये देखें, मैं एक बात बहुत अरसे से कहता रहा हूँ, वो ये है कि ये जो सिस्टम है ये जा रहा है क्योंकि ये रियासत के साथ, मुल्क के साथ ही कंपेटेबल नहीं है। और मैं उसकी दलाइल भी देता रहा हूँ। और ये सिस्टम, अब ये सारे ही लोग अभी बात कर रहे हैं कि सिस्टम जा रहा है, सिस्टम जा रहा है। सिस्टम, सवाल ये है कि सिस्टम था क्या, क्या जी। कैसे चल रहा था मुल्क, पहले तो ये डिफाइन करें ना। और मैं उसमें इस पे जो रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो रहे हैं मुल्क में, इसको आज एक और शख्सियत का आज इंतकाल हुआ है, उनके साथ भी मैं लिंक करूंगा। और वो हैं अमेरिका के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी। जी। डिक चेनी जो है वो 84 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, डिक चेनी की। सही। अच्छा, अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा जो जो भी इस वक्त एक सेटअप सा आपको नज़र आ रहा है, या जो बहुत कुछ है उसमें ये देखें, 9/11 के बाद ये जब ये वाकया हुआ, तो डिक चेनी बड़े स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन थे। रिपब्लिकन से मुराद वो पार्टी जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की पार्टी, सही। ठीक है ना। जी। तो ये पहले जो डिक चेनी हैं, ये जो बुश सीनियर इनके वालिद ग्रामी थे, उनके साथ ये खलीजी जंग जब हुई, फर्स्ट गल्फ वॉर, तो उस वक्त वो सेक्रेटरी डिफेंस थे। सही। और सेक्रेटरी डिफेंस के तौर पे वो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, तो उस वक्त वो सेक्रेटरी डिफेंस थे। जी। उसके बाद जो है वो उससे पहले वो निक्सन के साथ भी रहे कुछ मुख्तलिफ ओहदों पे, वो जो है वो उसके बाद रेगन के साथ भी रहे। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट थी कि जो वालिद, जो बुश सीनियर, उनके वो सेक्रेटरी डिफेंस, और फिर जो बुश जूनियर आए तो उसके बाद वो जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, और वाइस प्रेसिडेंट के साथ फिर मैं जो बात आगे इंपॉर्टेंट है, वो फिर 9/11 हुआ, तो जब प्रेसिडेंट बुश को ले गए वो एक तरफ साइड पे 9/11 पे, तो फिर डिक चेनी जो है उन्होंने सारे मामला संभाल लिए। सही। और उस वक्त फिर ये हुआ कि चूंकि हैलीबर्टन का भी इशू आया, बड़ी तनकीद भी होती रही इन पे। हैलीबर्टन ने उस वक्त 2000 के अंदर एक प्रेस रिलीज भी जारी की, वजाहत की, ये दुनिया की सबसे एक, सबसे नहीं, सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज में शुमार होता है हैलीबर्टन, से सही। ताल्लुक था उनका। 12 पे इराक वॉर, फिर आगे वो सारा सिलसिला चलता रहा। अब मैं इसलिए यहाँ पे डिक चेनी की बात कर रहा हूँ कि मौजूदा सेटअप से, कि डिक चेनी जब मौजूद थे, तो जाहिर है कि उस वक्त बुश, प्रेसिडेंट बुश की हुकूमत थी और अमेरिका में। और उस वक्त जो है वो डिक चेनी ज़्यादा एक्टिव, आप समझेंगे, पॉलिसी मेकर्स में से एक थे। सही। अब उनके दौर में ये हुआ था जो 18वीं तरमीम, और ये तो सारी बात की बात है ना, जी। उससे पहले एक और हम बात भूल जाते हैं, और वो एनआरओ भूल जाते हैं।
उससे पहले एनआरओ हुआ था, और उसमें जो है वो डिक चेनी शायद बहुत ज़्यादा उसके फेवर में नहीं थे, लेकिन ये कि जो कॉन्डोलीज़ा राइस का उसमें नाम आता है, वो कहती भी है खुद कि मैं उसमें काफ़ी एक्टिव थी। बहरहाल, तो उससे पहले एनआरओ होता है, फिर एनआरओ के बाद वो एक पूरा सेटअप पाकिस्तान में तैयार होता है, और वो उसके बाद मतलब एक नया सिलसिला चल पड़ता है, और फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 18वीं तरमीम भी आती है और बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब अच्छा, डिक चेनी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जी। ये पूरा जो अरेंजमेंट है ना, ये पूरा जो आपको सेटअप एक पूरा नजर आ रहा है, ये उस दौर से लिंक इसको करना बड़ा जरूरी है। सही। और क्योंकि वहां से ही फिर ये स्टार्ट होता है। उससे पहले एक जो है वो क्लिंटन दौर में वो वाकया पेश आ चुका है, जब मुशर्रफ साहब आए थे और वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई थी। लेकिन पर जो दोबारा आमद होती है पाकिस्तान में, इलेक्शन होते हैं, एनआरओ होता है, सारा सिलसिला जो भी होता है, तो और फिर 3 नवंबर का दिन, ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब इमरजेंसी भी लगाते हैं उस दिन, और सारा कुछ होता है, तो उसमें फिर ये उसके नतीजे में ये पूरा एक सेटअप खड़ा होता है, और सारे मामला पाकिस्तान में आगे जो है सो कॉल्ड जमहूरियत आगे चलती है। लेकिन इस दौरान असल जो इशू है वो ये है कि इसमें बहुत सारी बातें तो वो देखते हैं ना कि के हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। क्या इसमें मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि 18वीं तरमीम में बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं। जी। ये नहीं कि वो सारा ही, लेकिन उसमें देखना ये है कि उसमें तरक्की कितनी हुई। सही। क्या सूबों को पैसा गया तो क्या सूबों पे लगा? क्या वो पैसा जो है वो उस तरह की आपको सड़कें, उस तरह के आपको गली कूचे मोहल्ले आपको नजर आते हैं, जितना पैसा उनको दिया गया सूबों को? जी। किनको दिया, कहाँ पे लगा वो पैसा? और मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ कि सारी ही लोग इसमें जरा बताएं कि उनके यहाँ क्या तरक्की हुई, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितने जो है वो कितनी तरक्की हुई हर तरफ, और कितने लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। जी। ये भी तो बात करनी है ना। जी। तो ये बहरहाल एक सारा ये एक तरफ आम लोगों का भी इशू है, और एक तरफ ये भी इशू है 27वीं तरमीम। और इसमें असल जो बात है वो ये है सारी, कि मुझे इससे गर्ज नहीं है इसमें कि कौन से नुक्ते में क्या चीज़, मुझे ये 4-5 बातें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आनी चाहिए, जी। और जो आएंगी आएंगी, मतलब कुछ ऐसे होती हैं जो आप इंशाल्लाह कहते हैं कि ये उनको होना है, क्योंकि वो एक सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा है जिसमें पाकिस्तान ने आगे निकलना है, उसमें से नेविगेट कर रहा है पाकिस्तान, और कर गया है बड़ी हद तक। सही। वो जो जो भी इश्यूज थे बड़े रीजन के और ग्लोबल लेवल पे। अच्छा, और एक तो उसमें इकोनॉमी को ठीक करना है, दूसरा ये है कि सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। और जी। इकोनॉमी में अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते, और ये स्मगलिंग और ये बाकी मामलात और सारे उसकी पैटर्न जारी रहती है, तो चोरी चकारी और लूट मार और ये सारा सिलसिला, तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, और आपके लोग बददिल होके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या आपके ताजिर हो, क्या आपके स्टूडेंट्स हो, क्या सारे लोग, तो वो आपने सारा ठीक करना है। तो ये, और फिर उसके साथ ये कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सोशल अनरेस्ट, और मैं ये सारी बातें, और इकोनॉमी उस वक्त ठीक नहीं होगी जब तक ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। सही। अच्छा, अब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ये मैं क्यों कहता हूँ, ये जी। आने वाले दिनों में दोबारा बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें वो हैं जो अवाम के साथ बराह रास्त जिनका ताल्लुक है। और ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो एलीट कैप्चर का एक लफ्ज हम अक्सर अब तो इस्तेमाल हो रहा है काफी सालों जी। से हमारे, इस पूरे एलीट कैप्चर में वो अवाम नहीं है कहीं, अवाम दूर दूर तक नहीं है इसमें। तो एलीट कैप्चर से निकाल के आपने लोगों को कैसे आगे लेके चलना है, ये इशू है। तो देखते हैं कि ये तरामीम के नतीजे में कैसे मंजरनामा तलू होता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज या तहरीक इंसाफ या बाकी सारी पार्टीज क्या स्टांस लेती हैं। लेकिन तेजी से आएगा और तेजी से हो जाएगी ये सही। तरमीम, मेरा ख्याल है कि इसमें ज्यादा डिबेट नहीं होगी। और मैंने आपसे कहा ना कि ये, अच्छा, डिक चेनी का मैं आज ये ध्यान में रखें कि डिक चेनी जो है जी। वो एक तो उनकी रिपब्लिकन, एज अ रिपब्लिकन उनकी जाहिर है, क्योंकि उसके बाद एक पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है ना उस जी। दौर में। बुश और जो 9/11 के बाद पूरा ग्लोबल ऑर्डर आपको चेंज होता नजर आता है। तो वो ग्लोबल ऑर्डर जो है वो जो चेंज हुआ था, वो चेंज अब वो ग्रेजुअली एक बाइपोलर दुनिया या मल्टीपोलर दुनिया की तरफ सब जा रहे हैं। तो इसी लिए पाकिस्तान उस
उस उन दबाव में से निकल आया है जो कि बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर्स होते थे। सही। और पाकिस्तान ने अपने फैसले खुद करने हैं, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से अपने फैसले ठीक करेंगे हम बतौर एक मुल्क, जी। और अपने से निकलना है इस पूरे जो रोज रोज की चिक 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 चिक। अच्छा, तो अब इसमें तो अच्छा, डिक चेनी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो रिपब्लिकन, लेकिन हुआ ये कि डिक चेनी जो है वो 84 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई आज। लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन होते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प की उन्होंने शदीद मुखालफत की, और वो यानी रिपब्लिकन होते हुए वो कैमला हैरिस के साथ खड़े हुए, सही। और कैमला हैरिस की उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया। और प्रेसिडेंट उनकी जो साहबजादी हैं लिज चैनी, वो खुद भी ईवान में मौजूद हैं, वो भी बहुत ज्यादा फाल हो गई। और उन्होंने वो भी, यानी अब, यानी हैं रिपब्लिकन, लेकिन वो अगेंस्ट चले गए ट्रम्प के, और सही। बहुत ज्यादा अगेंस्ट गए, बहुत ज्यादा अगेंस्ट गए। तो आखिरी दिनों में चूंकि उनकी, अब मुझे नहीं पता कि अब रिपब्लिकन, क्योंकि आज रिपब्लिकन्स को एक दूसरा भी तो चैलेंज दरपेश है, और वो चैलेंज ये है कि बहुत से जो अमेरिका की बहुत सारी रियासतें हैं, और बहुत सारे जो वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी रियासतों में मेयर के इलेक्शंस हो रहे हैं। जी। और जोरान ममदानी अगर वहाँ पे आ जाते हैं न्यूयॉर्क में, तो जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मैं इसमें न्यूयॉर्क का जो बजट है उसको मैं बंद कर दूंगा, और मैं आगे शायद बजट नहीं दूंगा। अच्छा, पाकिस्तान ये जेहन में रखें जी। कि पूरा ग्लोबल चेस बोर्ड है, और ग्लोबल चेस बोर्ड में पाकिस्तान है, और जी बिल्कुल। पाकिस्तान वो खित्ते में होते हुए वाकया, चाहे वो अफगानिस्तान में हो रहे हैं, चाहे वो मशरक वस्ता में हो रहे हैं, चाहे साउथ चाइना सी में हो रहे हैं, चाहे वो जहां पर भी वाकयात हो रहे हैं, तो उसका असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। और तो कैसे पड़ रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान पे जी। ऐसे पड़ रहा है कि अब आप देखें कि आपके बाहर के मुल्कों के पीछे यानी अमेरिका कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अमेरिकन ड्रीम्स के जी लोगों के वीजे लग जाएंगे, और लोगों के पास लोग जा रहे हैं जनाब, और ग्रीन कार्ड वो खत्म हो रहा है सारा सिलसिला। इसी तरह के बाकी मुल्कों के अंदर वो मुल्क अपने क्लोज कर रहे हैं अपने, यानी उनके पास जॉब्स नहीं है कि यहाँ से अब आप जाएं और जाके कहेंगे जी मैं दूसरे मुल्क के अंदर जो मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आप एक बहुत ही यूनिक आपके पास कोई स्किल हो जो आप दुनिया के साथ compete कर रहे हैं। तो वो पहले वाले हालात, वो ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना मतलब एज सच कहीं पर कोई बहुत बड़ा कुछ आपको ऐसे नजर नहीं आएगा कि जैसे वो 70 की दिहाई में, चूंकि खलीजी रियासतें आजाद हुई थी, तो 70 के अंदर तो एकदम से सबको था कि खलीजी मुल्कों की तरफ सब जा रहे हैं, और वो खलीजी रियासतों में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो जॉब्स निकल रही हैं, और ये हो रहा है, तो वो तो सिलसिला अब नहीं है। अब तो ऐसा ऐसा कोई 80 की दिहाई में या 90 की दिहाई में भी ऐसा कुछ हद तक होता रहा, जी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया में हम दाखिल हो रहे हैं, और उस दुनिया के तकाजे इसलिए मुख्तलिफ हैं कि वो बाहर के जो सूरत हाल है। और मैं आपको बाहर का एक मिसाल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आप देखें कि ये चाइना और अमेरिका के दरमियान ये ट्रेड टैरिफ का जो मामला है, उसको ट्रेड को कि टैरिफ को किस तरह से अमेरिका आगे लेके जाता है, इकोनॉमी इसको कैसे आगे बढ़ाता है। दूसरी जो बात है वो इससे रिलेटेड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो ये कि अफगानिस्तान के अंदर मामला आगे किस तरह बढ़ते हैं, और क्या वहां पर कोई एक स्टेबल सेटअप आता है। दूसरा ये है कि भारत के साथ एक कशीदगी पाकिस्तान की है, बदकिस्मती से मैं कहूंगा, मैं इसमें कोई अच्छी वो है, और वो चलेगी। और उसका कोई इसलिए उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इस पूरे रीजन में जो एक तनाव पैदा हुआ है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो तनाव पैदा हुआ है अभी, ये जो भी पहलगाम का वाकया था इससे पैदा हुआ है, इसको मैं शायद नहीं करूंगा। ये जो आर्टिकल 380 या उससे पहले के मामला जो कश्मीर के या बाकी, उससे एक तनाव चलता आ रहा है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो है फिर वो अल्टीमेटली एक जंग, और फिर उसके बाद एक सीज फायर, और फिर उसके बाद जैसे ब्रेक लेके आप किसी और आगे कोई एडवेंचर की तरफ जाने का सोच रहे जी। हैं, कोई सोच रहा है, किसी के दिमाग में आ रहा है, कहीं बात हो रही है, तो वो ऐसा भी आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से ये बात आ रही है कि जी खतरात हैं, समंदर से भी खतरात हैं, और फजाई हदूद की भी खिलाफ वर्जियां हो सकती हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो एक कांस्टेंट आपको एक पॉज सा दबा हुआ है, जिसमें आप ये मुख्तलिफ वाकया, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे वो जो भी हो, मुख्तलिफ शक्लों की आप जो है वो जंग देख रहे हैं। अच्छा, अब इस पूरे सेटअप में मैंने जो बात की कि ये पूरा सेटअप अब ये रैप अप होगा, ये सही। रैप अप होगा, खुद ब खुद रैप अप होगा।
रैप अप इसलिए होगा कि जो दुनिया के तकाजे हैं, दुनिया के तकाजे इस वक्त ये हैं कि आपकी इकॉनमी कैसी है। जी। इकॉनमी उस वक्त ठीक नहीं होगी जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी से मुराद जो है वो ये नहीं है कि आप जो है वो चंद मखसूस लोगों को नहीं, आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। और उसके नतीजे में लोगों के अंदर एक ये सेंस प्रिवेल करेगा कि यार हमने पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करनी है। और आप वापस आके आपके लोग, क्योंकि बाहर तो जा नहीं पा रहे, तो जब बाहर जॉब्स ही नहीं हो रही तो नतीजा क्या निकल रहा है कि जनाब उधर से कोई ह्यूमन स्मगलिंग। और ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, जी। ये आप इंडिया के साथ देखें ना, इंडिया की तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है पाकिस्तान से, लेकिन आप देखें उनके H1B वीजा जो है वो बंद हो रहे हैं। और वो बड़ा सख्त कंपटीशन हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त कि भाई यहाँ पर जो है क्या हमने लोग जो हैं वो, और सारी खलीजी रियासतें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई और सबकी सभी ये क्या ये फिर एक दूसरे से कम्पीट करेंगी। ये कैसे होगा? कोई एक जगह ही हब बनती है ना, सारे के सारे तो, लेकिन सब, ऐसा ये भी हो सकता है कि सारे के सारे ही एक रीजन की फॉर्म में, जो हमें खलीजी रियासतें नजर आ रही हैं बड़ी तेजी के साथ, वहाँ पे ऑटोमेशन की तरफ दुनिया जा रही है और एआई की तरफ, और ये जो भी सारी सारे सिलसिले हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि उसके नतीजे में जॉब्स लोगों की जा रही हैं जो बहुत, और पाकिस्तान में जाएंगी और जॉब्स जाएंगी, लेकिन रोजगार पैदा होगा। सही। एक होता है नौकरियां, नौकरियां चली जाएंगी लेकिन रोजगार पैदा होगा। तो रोजगार के लिए जरूरी नहीं होता कि हम नौकरी करें। जी। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप, जाहिर है वो, फिर उस पर मैं भी डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में मौके बड़े आने हैं, इन्वेस्टमेंट्स आनी है तो मौके भी आने हैं, जाहिर है। जी। और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इसके साथ आप लिंक करें और वाकयात को, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कहता हूँ कि जो भी जियो पॉलिटिक्स है अपना, मेरा ख्याल है वो कहीं गजा से और कहीं फलस्तीन से वो जन्म लेगी, उसका स्टार्ट वहां से होगा। तो अगले कोई 2 हफ्तों में करारदाद आ रही है अक़वामे मुत्तहिदा में। सही। और ये मैं 10th, अगर हम स्लाइड दिखा सकें, अल अरबिया, सऊदी अरबिया से वो ये रिपोर्ट कोट कर रहे हैं, और फिर ये रिपोर्ट जो है ये बाकी दुनिया में भी हर जगह मौजूद है। और वो अल अरबिया कह रहे हैं कि वाशिंगटन पुशेस फॉर यूएन अप्रूवल ऑफ गजा सिक्योरिटी फोर्स विद 2 years मैंडेट। अच्छा, अब ये इसके ऊपर लेकिन अभी तय नहीं हुआ, अमेरिका ने बात तो कर दी है लेकिन इसके ऊपर तय नहीं हुआ, क्योंकि ये जो मुसलमान मुल्कों का जो इजलास अभी इस्तंबुल में हुआ है, जी। और उसमें तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, जी। इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक उसमें मौजूद थे। मिस्र की कमी थोड़ी सी महसूस हुई, जिसके सही। ऊपर बाद में बात करेंगे, जॉर्डन मौजूद था लेकिन इजिप्ट नहीं था। तो वो जो है वो, ये डिसाइड हो रहा है अगले कुछ हफ्तों में। इस, अगर मैं अरेबिया की खबर पे जाऊं, कि ये जो है ये 2 साल का मैंडेट लेके एक वहां पर जो है, लेकिन तुर्किया ने और बाकी मुल्कों ने, सारे जो मुल्क जमा थे इस्तांबुल में, पाकिस्तान भी मौजूद था, उसमें बात ये हुई है कि जी वो जब करारदाद पेश होगी फिर देखेंगे कि उसमें किस मुल्क का क्या रोल है। सही। और फिर उसके बाद जो है वो ये 2 रियासती हल की तरफ मामला आगे जाएगा। और फिर उसमें वो ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन फोर्स है, आईएसएफ के नाम से, ये जो इसको 2 साल का मैंडेट के लिए अमेरिका, रशिया, चाइना, सारे मुल्क एक रेजोल्यूशन को तैयार कर रहे हैं। ये सही। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गजा के लिए एक करारदाद वो पेश करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा का, जिसको मैंडेट हासिल होगा, लेकिन तुर्की और बाकी सारे मुसलमान मुल्क, जिसमें पाकिस्तान भी है, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्क हैं, इजिप्ट और सारे मुल्क, और इसमें यकीनन चाइना और रशिया का भी इनपुट होगा। वो कह रहे हैं कि अगर हमें सूट करेगी, ये जी। तुर्किया ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की है सही। कि अगर तो हमें ये सूट करेगी ये करारदाद, तो फिर हम इसमें जो है वो, ये मैं 8th स्लाइड अगर यहाँ पे कोट करूँ एनाडोलू एजेंसी की, कंट्रीज विल डिसाइड ऑन गजा डिप्लॉयमेंट बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 8th। यानी उस रेजोल्यूशन के अल्फाज क्या होंगे, सही। उसमें कितना मैंडेट होगा, क्या होगा, फिर जो है ये तय करेगा, इस्लामी ममालिक तय करेंगे सारे कि क्या उनको रोल प्ले करना है, किस अंदाज में जाना है, क्या मैंडेट है। और इसमें बड़ी बहस होने जा रही है, सही। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी और पूरी दुनिया में भी इस पे बड़ी बहस होने जा रही है कि ये कैसे होगा। क्योंकि इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो यानी 2 रियासती हल की तरफ जाना है, सही। और उसमें फिर येलो लाइन से पीछे विड्रॉ होने की भी एक टाइम लाइन होगी।
और स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है क्या वो खुद जाएगी, और वो जाएगी तो उसका उसके पास जो जॉर्डन की तरफ से बात हुई थी, जॉर्डन शायद एक ब्रिज तामीर कर रहा है, ये इसराइल और यानी इसराइल उधर से गजा, या गजा से वेस्ट बैंक, क्योंकि दरमियान में इसराइल है तो वो उधर से गजा और वेस्ट बैंक को कैसे जोड़ना है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। सही। तो ये एक बहुत ही एक पेचीदा एक मामला है जो इस जिस तरफ ये जा रहे हैं, दो रियासती हल की तरफ। अब दो रियासती हल में जो है वो जाहिर है कि फिर उसमें एक टेक्नोक्रेटिक बोर्ड के ऊपर भी बात हो रही है, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर जो है वो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प उस बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं तो क्या उसको रशिया, आज रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिसुस्तिन जो है उनके प्राइम मिनिस्टर, वो आज चाइना में उनकी मुलाकात हुई है प्रीमियर शी जिनपिंग से। सही। और चाइना और रशिया दोबारा एक दोबारा 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 बार बार याद करवा रहे हैं सबको कि वो बहुत करीब हैं, वो एक दूसरे से दूर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई भी मामला तय होता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर वो, यानी वो ऐसे वो जो निक्सन दौर वाली बात थी वो डॉक्ट्रिन नहीं हो सकी कि चाइना और रशिया एक दूसरे से अलग नहीं हो सके, वो साथ हैं, सारी बातें सही। शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर कोई मुलाकात कैंसिल करते हैं अपनी बुडापेस्ट के अंदर तो वो शी जिनपिंग का उसमें इनपुट होता है, और अगर वो नॉर्थ कोरिया से वो मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो उसमें रशिया के अंदर तो नॉर्थ कोरिया लड़ रहा है आके, तो उसमें शी जिनपिंग का मतलब वो सारे जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए हैं, और अमेरिका भी अपनी पोजीशन लेके खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका जो है जनाब से ना ग्लोबल ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है, तो उसके नतीजे में अब मुल्क जो है वो अपने अपने सिस्टम्स को ठीक कर रहे हैं, अपनी मैशियतों को ठीक कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को ठीक कर रहे हैं भाई। कुछ ये चीजें ठीक होंगी तो फिर आप अक़वाम आलम के दरमियान खड़े होंगे ना। मतलब ये छोटी छोटी बातें तो आप दुनिया को नहीं बताएंगे, बाहर तो लोग बात करते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है भाई। मतलब है कि आप उनको बताएंगे वो जी आर्टिकल 5 की शिक नंबर 6 के तहत जो है वो ऐसे था, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे माहिर कानून से वो उन्होंने कहा ऐसे नहीं ऐसे था, फिर तीसरे से पूछा उसने कहा नहीं ऐसे था ऐसे था। तो मतलब ये तो इस तरह तो मुल्क ही चलते। आप एक क्लैरिटी के साथ एक छोटा सा सादा सा एक मेरे ख्याल है रूल्स होने चाहिए ताकि लोगों को समझ भी आए, और उसमें ये कि इन्वेस्टमेंट बाहर से आए लोगों की, लोगों का जो रोजगार है वो आगे चले, और अकाउंटेबिलिटी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी अभी आप देखें ना, ये सिस्टम सिस्टम ये जुमले आप सुन रहे होंगे यकीनन, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं आपस में, सारी बातें कर रहे हैं। तो ये क्या सिस्टम है, सिस्टम आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, ये रहेगा कैसे रहेगा, क्या शक्ल हो जाएगी ये होगी, तो वो मैं ये बात कहता रहा हूँ हमेशा कि खान साहब के बाद, इमरान खान साहब के बाद एक ब्लैक होल होगा, और सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, तो वही मंजर आपको नजर आता है, तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। लेकिन ये सारे जो है ये वो जो बड़ी बुनियादी सी बात है कि अवाम के जो इश्यूज हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, उस तरफ वो क्या वो प्रायोरिटी है, या प्रायोरिटी जो है प्रायोरिटीज जो हैं कुछ और हैं। अगर प्रायोरिटीज तो ये हैं कि यूथ ने किस तरफ जाना है, ताजिरों ने, यूथ से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल मैं कोई नौजवानों की बात कर रहा हूँ, ये आपके वो सारे लोग जो बड़ी अच्छी डिग्री जिन्होंने ली हुई थी, जो पीएचडी करके बैठे हुए थे। अब आपका जो टेलीफोन है, उस टेलीफोन में अगर आपके पास चाहे जीपीटी है या कोई भी और एलएलएम मॉडल है, और तो ये आप अपनी अपने टेलीफोन में सैकड़ों या हजारों पीएचडी लेके घूम रहे हैं एक ही वक्त में। जी। बहुत सारे पीएचडी आपके फोन के अंदर ही हैं, तो आपको पीएचडी की क्या जरूरत है। और तो ये डिग्रीज आगे अगर आप कहेंगे जी ये फलाना आदमी जो है इसने यार ये इस जबान के अंदर इसने पीएचडी की हुई है, इसने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, इसने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री में, इसने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो सारी वो खत्म हो रही है, उनकी हैसियत खत्म होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो ये जो आपके एआई है सारे, उसने आके वो सारी जॉब ग्रैब कर ली हैं। इसी तरह से आप देखें तो आप का जो और बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन हर एक को पता है, और मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा। तो ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मीडिया भी अपनी शक्ल बदल रहा है, कम्युनिकेशन भी चेंज हो रही है, और लेकिन ये आज से 10 या 15 साल पहले तो ये नहीं था। जी। अगर आप गौर करें तो किस कदर तेजी के साथ सिर्फ 2022 और ये 26 है, 26 का एंड की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले चैट जीपीटी का वजूद है ना, किसी को बताएं तो लोग हंसते थे कौन क्या चैट जीपीटी क्या चीज़ है। तो ये सारे चैलेंजेस आने वाले दिनों में हैं, जी। दरपेश होने हैं लोगों को।
और उस उन चैलेंजेस के अंदर अब पाकिस्तान ने आगे अपना, वही मैं बात कहता हूँ ना कि कैसे अपना एक अपना अपने रूल्स ऑफ गेम कैसे सेट करने हैं, कि भाई कैसे हम कैसे आगे चलना है। तो वो आगे चलने के लिए जाहिर है कि मुख्तलिफ तबकात हैं मुख्तलिफ, तो एलीट कैप्चर ख़त्म करना पड़ेगा, और ख़त्म होने जा रहा है मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल नहीं है मुझे, मैं किसी बुनियाद पे ही बात कर रहा हूँ। एलीट कैप्चर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। और वो एलीट कैप्चर चूंकि ख़त्म होगा तो उसके नतीजे में फिर ये होगा कि आपको पता चलेगा कि यार तालीम कैसी है मुल्क में, आपके मुल्क के अंदर एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे आनी है। आपने कैसे, मतलब बाहर से लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा जी ये हमने इस जगह पर कोई स्टार्ट करना है, कोई प्रोजेक्ट कोई हमने यहाँ स्टार्ट करना है, वो पता चला उसको पहले इधर से करो उधर। मतलब एक बिल्कुल सादा सा सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम के तहत लोग आए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, खासतौर पे जब आप बहुत ज्यादा compete कर रहे हैं। और देखिए ना, चाहे आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मुल्क आपस में बराबर मुल्क भी होते हैं, लेकिन एक एक कंपटीशन भी तो आपस में होता है ना, कि यार उस मुल्क के अंदर ये हो रहा है तो फिर उस दूसरे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये तेजी के साथ अब पाकिस्तान चूंकि एक एक खास ग्लोबल जी जो डॉक्टर एक साहब। चेस बोर्ड है उस पे, जी फॉरेन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक सेंटर पे खड़ा बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार कर रहा है ना, और कर चुका है इस वक्त, और आने वाले दिनों में भी करना है इंशाल्लाह। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो इंटरनल केओस है उसको जितना जल्दी खत्म करें, और सोशल अनरेस्ट को। बाकी कौन सी तरमीम में क्या शिक है, इससे आम आदमी का क्या ताल्लुक है, जी, क्या ताल्लुक वास्ता है इसके साथ, सवाए इसके कि अरब खरबपति आपको वकील नजर आते हैं, वकला जी। ब्रेक के बाद डॉक्टर डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है ये आसानी से मंजूर हो जाएगी? मेरा ख्याल है आसानी से हो जाएगी। हुकूमत जितना कॉन्फिडेंस है हुकूमत में, और हुकूमत एक ही है ना, मतलब जाहिर है कि इत्तेहादी हुकूमत है तो एक साथ ही है, मेरा ख्याल है। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उसमें कैसे, मतलब कैसे उसमें ऐसी क्या चीज होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाएगा अच्छा जी आप ये ले लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानेगी उस पे, अब क्या, मतलब अभी उसको देखते हैं सही। कि ये मुसविदा जो सामने आता है तो उसमें से क्या बात निकलती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरह से फिर सिंध में कैसे वो आगे सियासत होगी और क्या होगा। तो ये भी पूरा एक सिस्टम चेंज होने जा रहा है। ये भी ऑलरेडी जो सिस्टम है ये कोई बहुत ज्यादा, आप समझें कि ये तो एक परमानेंट, ये तो स्टॉप गैप सा है ना, एक जी। अरेंजमेंट हुआ हुआ है। ये कोई परमानेंट स्टेबल, जहां पर लोग कहेंगे अच्छा जी ये आगे हम कोई 2 साल, मतलब है कि मैं किसी शख्स, वैसे मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म प्लान करना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है बाहर से, तो यार हम ऐसा है कि ये सिस्टम ऐसे चल रहा है पाकिस्तान में, जी। ऐसे चल रहा है, तो ये गैर यकीनी की कैफियतें खत्म करनी है। अब इसके नतीजे में ये या तो ये मैं, और अवाम की पार्टिसिपेशन के बगैर वो पॉसिबल नहीं है कि अवाम जो है वो उसमें उनका भी उनकी से हो। तो ये मेरा ख्याल है कि मामलात आगे तेजी के साथ जहां पर भी जा रहे हैं ये बेहतरी बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं, सही। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि खित्ते में दुनिया में मईशत, सिक्योरिटी, और अब उसके साथ जो एक चीज और ऐड हो गई है ये ज़हन में रखें, जी। कि अब बाहर आपके जॉब्स, और मुल्क के अंदर भी जॉब्स खत्म हो रही हैं। जी। मुल्क के अंदर भी जॉब्स अब नहीं है, अब आपका रोजगार है, जॉब्स खत्म होती जा रही हैं ग्रेजुअली। और जब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो उसके बाद जॉब्स नहीं, रोजगार, आप कैसे रोजगार के लिए कुछ और है, नौकरी कुछ और है, तो नौकरियां, सरकारी नौकरियां और बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स हजारों की, वो अब नहीं होगा आने वाले दिनों में, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई ऐसे स्किल सेट्स हो जैसे कि आप डिफेंस में या फाइनेंस में या और बेशुमार जगहों पे आप अपनी फैक्ट्रीज में ताजिर वगैरह सारे, तो ये डिजिटलाइज हो रही है पूरी दुनिया। एनीवे अब आप ये आ जाएं कि पाकिस्तान में उसके नतीजे में क्या होगा। जी। पाकिस्तान के अंदर एक पूरा सिस्टम चेंज होगा, और वो किसी ऐसी शक्ल में खुद ब खुद ढलेगा जो कि दुनिया के साथ चलेगा, यानी सही। पूरी दुनिया भी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वो चलेगा। और लोगों को अपने खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को सीखना पड़ेगा, लोगों को, बच्चों को आगे निकलना पड़ेगा, कंपटीशन में जाना पड़ेगा।
और वो जो कंफर्ट जोन है उसमें से निकलना होगा सबको। नहीं यार कुछ नहीं, तो ऐसे ही चलता है, वो ऐसे ही चलता है, वो अचानक पता चलेगा कि ऐसे ही नहीं चल रहा, जी। वो दुनिया बहुत आगे तेजी के साथ जा रही है। तो अगले ये चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए भी दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, बड़े फैसले होने जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। सही। पाकिस्तान ने उससे पहले फैसले करने हैं। देखें बतौर एक रियासत है ना, लोग बात तो नहीं, लोग तो कहते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है भाई। जी। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम, मुल्क शनाख्त है ना आपकी। तो कहते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान में ये हो रहा है यार। तो मतलब आप उसको स्टेबल करें ना, इस पूरे सेटअप को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, सही। और बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएं, और आपके इतने ज्यादा लोग मुल्क छोड़ के ना जाएं, जो कि खबरें आ रही होती हैं रोज कि इतने हजार और शायद बेशुमार लोग पाकिस्तान से बाहर लोग चले गए रोजगार के लिए, या इसलिए कि उनको एक एलिट कैप्चर के अंदर उनको जगह नहीं मिलती अपनी। तो वो कहते हैं कि, या फिर ये है कि वो जो पैसा वैसा खा के बाहर भागे होंगे लोग, जी। वो भी बहुत बड़ी तादाद है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अब एक ऐसा वक्त आ गया कि पाकिस्तान, ठीक है, मैं समझता हूँ कि अच्छे फैसलों की तरफ जा रही है रियासत, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे और जो स्ट्रेटेजिक मकाम आपको मिला है इस वक्त, आपको जो यानी आप डिसीजन मेकिंग में हैं, आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने हुए हैं दुनिया में इस जी। वक्त, कई इंपॉर्टेंट मामलात पे, कई इंपॉर्टेंट फ्रंट्स पे। और आप ये मल्टीपोलर दुनिया, या ये आगे किस तरह से आपने मतलब एक बहुत पाकिस्तान का उसमें कलीदी किरदार है बतौर रियासत। सही। तो मेरा ख्याल है कि अगले ये जो बातें मेरी आज शायद कुछ अजीब सी लग रही हो, लेकिन ये है कि आप ये अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये हालात आपको अचानक एक जी। तेजी के साथ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। अभी तो ये मामला जरा उलझे हुए हैं, सही। लेकिन ये बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। लेट्स से इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कुछ महीना, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन ये बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में आगे जाने के लिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। स्टेबल हो लोग, खुशहाल हो, खुश हों लोग, और बाहर से भी लोग देखें तो कहें कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ये सिक्योरिटी है यहाँ पे, स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, और आपके सोशल अनरेस्ट नहीं है। और उस वक्त तक ये नहीं होगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। जी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, फिर दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।